हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बुलेटिन में होगी देश और दुनिया की हर वो अहम खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। अगले 1 घंटे तक हम आपको देश और दुनिया की हर वो खबर दिखाएंगे जो इस वक्त सुर्खियां बनी हुई है। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बुलेटिन की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। आगरा के मॉल में ड्रिल वाले अस्पताल के बाहर कल क्यों मचा विवाद, दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। अलीगढ़ की बात होगी जहां पर क्रिकेट खेलते खेलते क्यों पथराव पर उतारू हो गए लोग, ये भी आपको खबर के जरिए दिखाएंगे। कानपुर में बेकाबू रफ्तार ने ली 17 मजदूरों की जान, ये भी इस बुलेटिन में शामिल होगा। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे किस तरीके से लगातार मुंबई में बारिश जारी है। मुंबई से खबरों की शुरुआत होगी क्योंकि दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने मुंबई में दस्तक दे दी है। जी हां, सुबह से ही यहां झमाझम बारिश हो रही है। सायन, बांद्रा, कुर्ला, चेंबूर, कुलाबा, सांता क्रूज में बारिश हो रही है और बारिश के चलते गांधी मार्केट में जल जमाव हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुलाबा में 65.5 mm और सांता क्रूज में 50.4 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं ईस्टर्न एक्सप्रेसवे बांद्रा और सायन इलाके की, जहां पर रुक रुक कर हो रही बारिश से जल जमाव की भी स्थिति है। ट्रैफिक धीमा हो गया है और आज भी बारिश के आसार मुंबई और आसपास के इलाकों में मौसम विभाग ने जताया है क्योंकि अब मॉनसून मुंबई में दस्तक दे चुका है। सायन की तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो सड़क है वो दरअसल पानी से लबालब हो चुकी है। बीएमसी के दावों की पोल खोलती हुई मुंबई के तमाम वो सड़कें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त मॉनसून के बाद हर साल इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। आज हालांकि हाई अलर्ट का भी अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश का सिलसिला कल से ही जारी है और आज निचले इलाकों की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यूं ही कुछ देर की बारिश के बाद पानी भर चुका है। हिंद माता से हमारे सहयोगी मुस्तफा शेख इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुस्तफा, मौसम विभाग क्या कह रहा है हाई टाइड के विषय में और बारिश के बारे में क्या चेतावनी दी गई है? कितने घंटे और कितने दिन तक ये बारिश जारी रह सकती है क्योंकि मानसून दस्तक दे चुका है? जी बिल्कुल, पहले तो आपको दृश्य दिखाते हैं हिंद माता पर जहां पर हम मौजूद हैं। मुंबई में सुबह से जो बारिश हो रही है वहां पर आप देखेंगे, अगर जो लो लाइंग एरियाज की बात करें तो धीरे धीरे पानी का जो जमाव है वो यहां पर आपको दिखता नजर आएगा। ये जो गाड़ियां चल रही है उससे दृश्य समझ में आते हैं कि लो लाइंग एरियाज में थोड़ा बहुत पानी अभी भरना शुरू हो गया। इसलिए हम ये एडवाइस दे रहे हैं कि जो लोग ट्रैवलिंग के लिए मुंबई में बाहर निकल रहे हैं वो मैप्स चेक करें और कहीं पे लो लाइंग एरियाज में पानी भरने की वजह से ट्रैफिक जैम है क्या वो चेक करें तो दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मौसम विभाग की अगर आप बात करें तो उन्होंने बारिश का जो अराइवल है, साउथ ईस्ट मानसून का अराइवल जो है मुंबई में वो अनाउंस कर दिया गया है। साथ ही साथ बीएमसी का जो अलर्ट आया है उसमें सबर्बन इलाकों में कुछ इलाकों में भारी बरसात हो सकती है, ऐसा अंदेशा दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और इसीलिए जो हाई टाइड है वो 11:15 बजे 4 मीटर लंबी हाई टाइड मुंबई में आने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सुबह के वक्त में ज्यादा बारिश ऐसे ही होती रहती है तो मुंबईकरों को लो लाइंग एरियाज में बाकी जगहों पर पानी भरेगी जिससे ट्रैफिक की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो मुंबई में आज मानसून का ऑफिशियली पहला दिन उम्मीद यही लगाई जाएगी कि मुंबईकरों को ये बारिश की वजह से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। फिलहाल जैसे आपने बताया सुबह 8 बजे तक का अगर एवरेज ले तो मुंबई, कुलाबा में, सांता क्रूज में, आसपास के इलाकों में 50 से 65 मिलीमीटर तक की बारिश इस वक्त हुई है। अभी सुबह से ही बारिश शुरू है। अब देखना यह होगा कि बारिश ज्यादा आगे तेज होती है क्योंकि हाई टाइड के समय पर खास तौर पे 11:15 बजे जब पानी का जो बढ़ाव होगा वो काफी ज्यादा होगा, 4 मीटर लंबी हाई टाइड होगी, तब जो पानी ड्रेन होता है वो ड्रेन नहीं होगा और ज्यादातर इलाकों में ऐसे ही दृश्य आपको देखने मिलेंगे जहां पर थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। मुस्तफा शेख तमाम जानकारी देते हुए कि कैसे हिंद माता जैसे और भी इलाके हैं मुंबई में लो लाइंग जहां पर इस वक्त यही स्थिति है। साइन की तस्वीर तो आपने देखी, लेकिन ऐसा ही हाल कई और सड़कों का भी मुंबई में हर साल हो जाता है जब यहां पर मानसून दस्तक देता है। आज मानसून का पहला दिन बताया जा रहा है और इसी के चलते जो मौसम विभाग है उसने जानकारी दी है कि 12 बजे के आसपास 4 मीटर लंबी लहरें उठ सकती हैं। हाई टाइड की आशंका जताई गई है जिसको लेकर तमाम एहतियातन इंतजाम किए गए।
और अब बात आगरा में मॉक ड्रिल वाले पारस अस्पताल की करेंगे। जी हां, अस्पताल के संचालक का वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल को कल प्रशासन ने बंद करा दिया, लेकिन इस दौरान अस्पताल के स्टाफ ने जमकर गुंडागर्दी की। मौत की मॉक ड्रिल क्या कम पड़ गई थी कि सीधे मारपीट पर उतारू हो गए। ये आगरा के उसी श्री पारस अस्पताल के बाहर का मंजर है, जो मरीजों से बेड खाली कराने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई रोकने की मॉक ड्रिल को लेकर विवादों में है। तस्वीरें देखिए, किस तरह गुंडाई हो रही है। मारपीट करने वाले लोग अस्पताल के स्टाफ बताए जाते हैं। सब मिलकर एक युवक की जमकर पिटाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कल अस्पताल के संचालक का मॉक ड्रिल वाला वीडियो वायरल होने के बाद जब जिला प्रशासन ने अस्पताल को सील किया, तब पिटने वाला ये शख्स वहीं मौजूद था और उसकी किसी बात से अस्पताल के स्टाफ बौखला गए। काश इन लोगों में मरीजों की ऑक्सीजन सप्लाई काटने पर बौखलाहट हुई होती। पारस अस्पताल का 4 वीडियो वायरल होने के बाद कल आगरा से लखनऊ तक दिन भर हड़कंप मचा रहा। 22 मरीजों की मौत की बात झुठलाने के बावजूद शाम ढलते ढलते जिला प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया। आगरा के पारस हॉस्पिटल में यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये नोटिस लगा दिया है। आप देख सकते हैं ये नोटिस इस गेट पर लगा है। ये हॉस्पिटल का मुख्य दरवाजा है, पारस हॉस्पिटल आगरा। यह अस्पताल आज दिनांक 8/6/2021 से बंद है। आगरा से स्वास्थ्य विभाग आगरा के ये प्रशासन की पहली कार्रवाई आपके सामने दिख रही है। इससे पहले यहाँ के डीएम ये बोल चुके हैं कि इन अस्पताल के जो मालिक हैं डॉक्टर अरिंजे, उनके ऊपर पैंडेमिक एक्ट में मुकदमा दर्ज होगा। और अस्पताल बंद करने से पहले वहां भर्ती 55 मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। ये तस्वीर कल रात की है, जब मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा था। व्यवस्था देखने जा रहे हैं, क्या करें। इस हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है। प्रशासन ने कहा है कि एसएन में इनके एडमिट के लिए नहीं सर, एसएन में नहीं, हम अपनी प्राइवेट व्यवस्था देखने जा रहे हैं, जैसा भी होगा। अस्पताल संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 505 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए ये केस स्वास्थ्य विभाग के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने थाना न्यू आगरा में दर्ज कराया है। सवाल उठता है कि जब प्रशासन आगरा में ऑक्सीजन की कमी से 22 मरीजों की मौत को झुठला चुका है, तो फिर अस्पताल संचालक पर एक्शन क्यों? सुनिए जिला अधिकारी का तर्क। जो इन्होंने 2 तरह की बातें की हैं। नंबर 1, 5 मिनट रोक लो, नीला पड़ रहा है, क्या करना उसमें, नंबर 1। सेकेंड, इन्होंने कहा कि साहब मोदी नगर में जो उनका हमारा प्लांट है वह सूख गया है। ऐसी बात में कोई सच्चाई नहीं थी। और यह चीज़ अभी जब महामारी अभी चल रही है, एपिडेमिक डिक्लेयर है और पब्लिक एट लार्ज में जब ऐसा मैसेज जाता है तो एक भय का वातावरण होता है। इसलिए इनको एपिडेमिक एक्ट में जो थाना न्यू आगरा है वहाँ उसमें कार्रवाई की गई है और आईपीसी की भी 188 की धारा लगाई गई है। बोले बॉस आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो। ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन, आपको बता दो। मोदी नगर ड्राई हो गया। 28 अप्रैल के इस वायरल वीडियो में अस्पताल संचालक साफ साफ ऑक्सीजन संकट की बात कह रहे हैं। वायरल वीडियो में कही गई बातों से संकेत मिलता है कि मरीजों का लोड कम करने के लिए ही 5 मिनट ऑक्सीजन सप्लाई रोकने की मॉक ड्रिल की गई। सुन करके सबके फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए गए। 22 मरीज छट गए और भाई साहब जे मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉक ड्रिल करा? 5 मिनट। ये वीडियो 28 अप्रैल का है। जिला प्रशासन ने 25, 26 और 27 अप्रैल को अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई और मरीजों की संख्या की जांच की है और पाया कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन 26 अप्रैल का ही एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें पीएम सीएम को लेकर डीएम तक को टैग किया गया है। ट्वीट में अमित चावला नामक शख्स ने पारस अस्पताल में भर्ती अपने पिता के लिए मदद मांगी थी। इस ट्वीट के कुछ देर बाद ही मरीज की मौत हो गई। फिर भी जिला अधिकारी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। हैरानी की बात है। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। अब हम आपको अस्पताल के मालिक डॉक्टर अरिंजय जैन की सफाई दिखाते हैं। इस बारे में वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर जैन का ये कहना है कि उनके वीडियो का गलत मतलब निकाला जा रहा है। उनके मुताबिक मॉक ड्रिल शब्द गलती से इस्तेमाल हुआ। दरअसल ये एक तरह का क्लिनिकल ट्रायल था और ये देखने के लिए कि कितने ऑक्सीजन लेवल पर कौन सा मरीज जिंदा रह सकता है ताकि ऑक्सीजन बचाई जा सके।
ये मॉकड्रिल जो वर्ड बोला गया है, मॉकड्रिल का मतलब कोई सेंट्रल रूम में जाकर के ऑक्सीजन को बंद नहीं किया गया है, कट ऑफ नहीं किया गया है कि अब छटपटाने दो मरीजों को, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन को इंडिविजुअलाइज किया गया है बेड साइड कि किसको कितने लीटर्स पे हम मिनिमम रख सकते हैं। यही मॉकड्रिल कह लीजिए, यही हमारा क्लिनिकल असेसमेंट कह लीजिए, टेक्निकल चीज कह लीजिए। ये कोई मॉकड्रिल ऑक्सीजन को बंद करके लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा गया है। और ना ऐसा करते समय कि हमने ऑक्सीजन लेवल को चेक करके जुडिसाइज किया ऑक्सीजन के कंजप्शन को तो किसी की डेथ हुई हो। जो 22 डेथ का भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, मुझे हत्यारा बताया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। और इस बीच अमित चावला नामक एक शख्स का ट्वीट सामने आया है जिनकी पत्नी और पिता उसी वक्त पारस अस्पताल में भर्ती थी जिस वक्त का ये वीडियो वायरल हुआ है। दोनों की मौत हो गई थी। अब अमित चावला ने मामले की जांच की मांग की है। अपने डीएम साहब को, पीएमओ साहब को, सीएम साहब को मैंने सब जगह की, तो वो ट्विटर कॉपी मेरे पास में ऑलरेडी ट्विटर है मेरे पास में रिकॉर्डेड, आप देख सकते हैं। तो शाम को 5 बजे किया था कि ऑक्सीजन शॉर्ट हो रही है, प्लीज़ अरेंज कर दीजिए, कहीं से कुछ हेल्प कर दीजिए। उसके बाद वहाँ से कोई रिप्लाई तो नहीं आया, बट इवनिंग में जब 8:30 बजे मेरे फादर एक्सपायर हो गए तब मैंने एक ट्वीट जरूर वहाँ पे और किया कि आखिर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मेरे फादर भी लॉस्ट हो गए। मैंने इस तरीके का एक ट्वीट भी मैंने रेटिंग में कर रखा है। मुझे नहीं पता था कि ये कल वाली जो वायरल वीडियो को देख करके तो मुझे फिर याद आया कि नहीं, इनने कहीं ना कहीं तो मेरे फादर के साथ भी दिक्कत की है और मेरे मिसेज के साथ भी कहीं ना कहीं नेगलेंसी की है, जिसकी वजह से दोनों मैंने लॉस किए। मैं चाहूँगा कि न्याय इनको बिल्कुल पूरा मिले और जो डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो मैं प्रशासन कहूँगा बिल्कुल करें प्रायोरिटी पर। और अब बात वैक्सीनेशन की करेंगे। देश में वैक्सीनेशन पॉलिसी को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने अब अपनी जिम्मेदारियों को रिवाइज किया है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाई कैसे जाए, जिसके लिए स्वदेशी वैक्सीन कंपनियों के अलावा कई विदेशी वैक्सीन के भारत में आने का रास्ता भी साफ किया जा रहा है। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि जो भी वैक्सीन भारत में लगाई जाती है उसे फाइनल अप्रूवल कहां से मिलता है? वो जगह है सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी, जो हिमाचल प्रदेश के कसौली में स्थित है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से प्रमाणित है, देश की इकलौती वैक्सीन टेस्टिंग लैब है, जहां अब हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे कि वहां पर क्या प्रक्रिया रहती है। हिमाचल प्रदेश के कसौली में ये है सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी। ये वो जगह है जहां से हर वैक्सीन को अप्रूवल हासिल करना जरूरी होता है। वैक्सीन चाहे देसी हो या विदेशी, ये भारत की इकलौती लैब है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता प्राप्त है। हिमाचल प्रदेश के छोटे से कोने में कसौली में एक ऐसी लैब है जो भारत में आने वाली और भारत से बाहर जाने वाली हर वैक्सीन को एक ब्लू टिक देती है। जी हाँ, मैं सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी की बात कर रही हूँ, जिसने कोरोना काल में कोरोना वायरस की हर एक वैक्सीन, चाहे वो स्पुतनिक वी क्यों ना हो, उसकी बैच टेस्टिंग करके भारत में वो वैक्सीन राज्यों और सरकारों को उपलब्ध कराई। चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने से पहले इन वैक्सीन्स को सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी से ग्रीन टिक दिया गया है। रूस से आई पहली विदेशी वैक्सीन स्पुतनिक वी की खेप भी सबसे पहले इसी सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी में पहुंची थी। कोरोना के इस दौर में जब वैक्सीन को ही इस महामारी के खिलाफ अचूक हथियार माना जा रहा है, तब इस हथियार को टेस्ट करने का जिम्मा इस लैब पर है और ये काम 2 चरणों में होता है। पहला होता है एफिकेसी टेस्ट, यानी कोई वैक्सीन कितनी प्रभावशाली है, और दूसरा सेफ्टी टेस्टिंग, जिसमें जानवरों पर टेस्ट करके देखा जाता है कि वैक्सीन इंसानों के लिए कितनी सुरक्षित है। आज तक की टीम जब इस लैब में पहुंची, उस वक्त भी वहां वैज्ञानिक और मेडिकल विशेषज्ञ वैक्सीन की टेस्टिंग पर काम करने में जुटे थे। कुछ वेव ऑफ की पॉलिसी बनाई गई है, वो एग्जैक्टली क्या सिस्टम है? मैम, वो वेव ऑफ की पॉलिसी ये है कि जैसे कोई मैन्युफैक्चर करता है तो वो सीधा ही आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग जो लेबलिंग करने के बाद वो सैंपल हमारे को भेज देते हैं। उसके लिए 1 दिन लगता है
और साथ ही में वो पैरेलल टेस्टिंग खुद करते हैं QC पार्ट, तो उससे हमारा 10 दिन का टाइम बच जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश है। दुनिया के वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स में इस्तेमाल होने वाली करीब सभी वैक्सीन इसी लैब से टेस्ट होती हैं। इस लैब की क्षमता वैक्सीन के 250 बैच एक महीने में टेस्ट करने की है। अब तक इस लैब में अलग अलग वैक्सीन के 7000 से ज्यादा बैच टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें कोवैक्सीन के 88 बैच और कोविशील्ड के 126 बैच टेस्ट किए गए हैं। स्पुतनिक वी के 3 बैच को टेस्ट करके 6 जून को लैब से क्लियरेंस मिल चुका है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन सप्लायर देश की एकलौती WHO प्रमाणित लैब इस वक्त अपनी पूरी एफिकेसी के साथ काम कर रही है, लेकिन वैक्सीन टेस्टिंग के लिए देश में ऐसी और लैब्स की जरूरत है। समय भले कम था, लेकिन गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस बीच भारत में बनने वाली और भारत में आयात होने वाली हर वैक्सीन के बैच को टेस्ट करना और जल्द से जल्द उपलब्ध कराना अपने आप में ही एक उपलब्धि है। प्रेमचंद्र मिश्रा के साथ मैं, कसौली, हिमाचल प्रदेश में मिलन शर्मा, आज तक। तो देश के कई राज्यों में आपको बता दें कि सख्त लॉकडाउन खत्म हो चुका है। कुछ पाबंदियों के साथ ही सही, लेकिन शहर शहर गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। अनलॉक होते ही पुरानी तस्वीरें सामने आने लगी हैं। 5 तस्वीरों में देखिए कैसे अलग अलग शहरों में बाजार में पहले की तरह भीड़भाड़ होने लगी है। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। ऐसे में आशंका ये पैदा होती है कि कहीं ये भीड़भाड़ फिर से कोरोना की लहर ना ले आए। और अब बात पश्चिम बंगाल की सियासत की करेंगे, क्योंकि चुनाव में हार के बाद क्या पश्चिम बंगाल की बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है, ये सवाल सबके जहन में उठ रहा है। अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि कल जो मीटिंग हुई थी कोलकाता में, बीजेपी की हाई लेवल बैठक थी ये, और इस बैठक में नदारद रहे पार्टी के कई दिग्गज नेता। आपको बता दें कि मुकुल रॉय, शमिक भट्टाचार्य, राजीव बनर्जी बैठक में नहीं पहुंचे। ये वो दिग्गज नेता हैं जो कि बीजेपी में साख रखते हैं। दिग्गजों की गैर मौजूदगी पर पश्चिम बंगाल की सियासत में अब अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। और ये कहा जा रहा है कि राजीव बनर्जी ने ट्वीट करके जो पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधा है, उसको पत्नी की बीमारी की वजह से मुकुल रॉय नहीं आए, ये उन्होंने कहा। ये दलील दी कि इसी वजह से वो पार्टी की इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। मां की बीमारी की वजह से नहीं आए शमिक भट्टाचार्य। ये शमिक भट्टाचार्य की सफाई थी, लेकिन दरअसल हकीकत क्या है, ये इस वक्त बड़ा सवाल बना हुआ है। निजी कारणों से बैठक में नहीं पहुंच पाए राजीव बनर्जी भी। तो 3 दिग्गज नेता जो कि इस हाई लेवल मीटिंग में नहीं पहुंचे। हालांकि अब ट्वीट आपको दिखा देते हैं कि राजीव बनर्जी की तरफ से क्या ट्वीट किया गया। मुख्यमंत्री का विरोध करने के लिए कुछ लोग दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं, लेकिन बंगाल की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। ये राजीव बनर्जी ने अपने ट्वीट के जरिए सफाई दी। पिछली सरकार में ममता बनर्जी की मंत्री रह चुके हैं राजीव बनर्जी। इनका परिचय आपको हम दे देते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए थे। हावड़ा जिले की दोमजूर सीट से ये चुनाव हार गए थे और उसके बाद ममता बनर्जी की पिछली सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इस बीच खबर यह है कि बीजेपी के 18 सांसदों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी भेजकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। और इस बारे में आज तक ने बात की बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से। सर, 18 सांसदों ने चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति को। क्या आप भी ये मानकर चलते हैं कि जो हालात हैं पश्चिम बंगाल में वो बहुत खराब हैं? जिस तरीके से पोस्ट इलेक्शन वॉयलेशन हुआ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, टीएमसी कह रही है ये बीजेपी खुद ही कराती है। देखिए, 18 सांसद का जो लेटर है उसमें मेरा समर्थन है। वो 18 सांसद जमीन से जुड़ा हुआ सांसद है। ग्राउंड रियलिटी समझ के जो लिखा है उसके ऊपर महामहिम राष्ट्रपति जी को कुछ कार्रवाई करना पड़ेगा, करना चाहिए, मेरा भी गुंजाइश है। और दूसरा, जो टीएमसी का स्टेटमेंट आया आपका मुख से, आपका चैनल से, वो स्टेटमेंट का कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है। इस बार जो वायलेंस हो रहा है पॉलिटिकल वायलेंस नहीं है, कम्युनल वायलेंस है। और घुसपैठिया रोहिंग्या को देकर सामने रखते हुए टीएमसी का गुंडा ने काम कर रहा है और ममता जी का सरकार, पुलिस ने इसको संरक्षण दे रहा है। आपको लगता है कि कुछ फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए।